स्टार्ट द लेक्चर। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आई होप सभी को क्लियर होगा। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल टॉपिक था। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है बेटा? द बॉन्ड फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जब एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है मेटल से नॉन मेटल की तरफ। क्लियर? तो हमने कुछ एग्जांपल से भी इसको डिस्कस किया। NaCl का फॉर्मेशन देखा। तो NaCl के अंदर सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के अंदर देता है ताकि दोनों का कंप्लीट हो जाए। आपको याद होगा बॉन्ड फॉर्मेशन का सबसे इंपॉर्टेंट और ओनली रीजन क्या होता है? द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट इन वैलेंस शेल। जब बाहर वाले सेल में वैलेंस सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और उसका जो स्टेट है, उसका जो स्टेबिलिटी है वो नोबल गैसेस की तरह हो जाएगी। क्लियर? नोबल गैस आपको याद होगी ग्रुप 18 के एलिमेंट होते हैं और काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो जो एलिमेंट है, किसी भी एटम की बात करूं, ऑलवेज अंडरगो बॉन्ड फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू कंप्लीट द 8 इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस। क्लियर? तो आयनिक बॉन्ड हमने डिस्कस किया था। तो आज इसी से रिलेटेड कुछ और डिस्कशन करेंगे। गॉट इट? तो एक सिंपल सा एग्जांपल देख लें फिर से। जैसे NaCl की बात की हमने, दिस इज Na एंड दिस इज Cl। दोनों में इलेक्ट्रॉन हमने कैलकुलेट किए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखो बेटा, Na में सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? लाइक दैट 2 8 1। क्लोरीन के अंदर थे 2 8 एंड दिस इज 7। तो सोडियम के पास एक ज्यादा है और क्लोरीन के पास एक कम है। यदि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो उसके वैलेंस शेल में 8 पूरे हो जाएंगे। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो क्लोरीन के पास भी 8 हो जाएंगे। तो हमने क्या किया था? सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। तो हुआ क्या? सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज। कुछ इस तरह से सोडियम का स्टेट है 2 8। देखो बाहर वाला तो पूरा वैकेंट हो गया। क्लोरीन के पास देखो 2 8 और एक और इलेक्ट्रॉन मिलने से इसके पास भी 8 हो गया। नाउ दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब देखो बॉन्ड बनने से आयंस बने बेटा। अब इन दोनों आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इसी अट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? दिस इज नॉन एज आयोनिक बॉन्ड। इसी को हम क्या बोलेंगे? आयोनिक बॉन्ड। ठीक है? तो ये बातें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की। इसके बाद में आपको अपनी इलेक्ट्रोवैलेंसी बताई। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंसी? कि मेटल जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन देता है और नॉन मेटल कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है। क्लियर? आज सीखेंगे कि आयनिक बॉन्ड के लिए क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। किन कंडीशन में आयनिक बॉन्ड बनना आसान होगा, किन कंडीशन में आयनिक बॉन्ड बनना टफ होगा। कौन कैटायन बनाएंगे, कौन से एलिमेंट एनाइन बनाएंगे। क्लियर? तो लेट अस डिस्कस द कंडीशंस ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। वेरी सिंपल टॉपिक, कंडीशंस ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बेटा आप थ्योरी साथ साथ याद करते जाएं। बहुत सिंपल चैप्टर है, याद करते रहेंगे तो बहुत आसान लगेगा और एक साथ पढ़ेंगे तब थोड़ा दिक्कत होती है। तो इसलिए आप सिक्वेंशियली पढ़ते रहें और बहुत ही आसान ये चैप्टर है। चलिए, कंडीशंस ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। आयनिक बॉन्ड बनने की कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर? पहली कंडीशन क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बेटा इस कंडीशन से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा एटम कैटायन बनाएगा और कौन सा एटम एनाइन बनाएगा। याद रखना, जिसके वैलेंस शेल में जनरली, राइट डाउन, जनरली एटम हैविंग 1 2 or 3 valence electron in valence cell forms cation। रीड करो इसको। इसका मतलब क्या हुआ? जनरली जिस एटम के पास एक
या 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, इनमें से कुछ भी, 1, 2 या 3। ये क्या बनाएगा, ये कैटायन बनाएगा। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में देखो, सोडियम ने कैटायन बनाया था, सोडियम के पास बाहर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन थे, सिर्फ 1 था, लाइक दैट। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, सेकंड पॉइंट, एटम हैविंग 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल will always form anion, will form anion। ये क्या बनाएंगे, एनाइन बनाएंगे। जैसे इसी एग्जांपल में समझे, तो कैन यू टेल मी हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन स्ट्रक्चर, क्लोरीन के बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन बताओ, एनीवन? सर 7। 7 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल। कैसे पता चला, क्योंकि सबसे बाहर वाले में चेक करते हैं, ये इनर मोस्ट है, इसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और उसके बाद कितने मिलेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। तो देखो क्या कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल। एटम हैविंग 5, 6 और 7, इनमें से कुछ भी 5, 6 या 7 जनरली फॉर्म्स एनाइन। देखो क्लोरीन जो था उसने एनाइन बनाया। तो ये 2 कंडीशन है जिनसे हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है कि कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा। तो याद रखना, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 होंगे तो एटम इलेक्ट्रॉन देगा और कैटायन बनाएगा। दूसरी कंडीशन, जब इलेक्ट्रॉन 5, 6 या 7 इनमें से कुछ होंगे तो एटम इलेक्ट्रॉन लेगा और एनाइन बनाएगा। क्लियर, ये पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये भी बहुत आसान है। डन, याद करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ा था पीरियोडिक टेबल में, चैप्टर नंबर 3 में। एक बार ब्रीफली देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। जैसे लेट सपोज ये ब्लू मार्कर एक बॉन्ड है और इस बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एटम इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ किस पावर से अट्रैक्ट करता है, वो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर, अब ध्यान से देखेंगे बेटा, जब आयनिक बॉन्ड बनेगा, लेट सपोज एक एटम ए है और दूसरा बी है। क्लियर, वन एटम इज ए एंड द अनदर एटम इज बी। ठीक है, अब मान लो ए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ए क्या है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब खुद पे प्लस लाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। ए क्या है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। बेटा बी क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इससे ज्यादा तो कोई इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकता, इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका मतलब सोचो, क्या इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस कम होना चाहिए या ज्यादा? सोचो अपने से, कब फेवरेबल होगा? यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यदि एटम के बीच में कम होगा तो बॉन्ड आसानी से बनेगा या ज्यादा? ज्यादा। क्लियर, क्योंकि जब डिफरेंस ज्यादा होगा तो मेटल जो है अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा और नॉन मेटल आसानी से ले लेगा। दैट मीन्स if there is more electronegativity difference then there is easier the ionic bond formation। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा दोनों एटम के बीच में, उतना आसानी से आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। गॉट इट? वेरी सिंपल पॉइंट, राइट डाउन। more the electronegativity difference, more the electronegativity difference, easier is the ionic bond formation। Easier is the ionic bond formation। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना आसानी से आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर? अब देखिए बेटा, एक टॉपिक आता है दैट इज आयोनिक करेक्टर, दैट इज आयोनिक करेक्टर। क्लियर? इफ वी टॉक अबाउट आयोनिक करेक्टर, it is directly proportional to electronegativity difference। आयनिक करेक्टर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से। अभी सीखेंगे इसको क्वेश्चन के थ्रू।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इसको हम डेल्टा एन से डिनोट करते हैं। एक बार रीड करो, आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले आयनिक कैरेक्टर को समझिए। आयनिक कैरेक्टर का मतलब आयन फॉर्म करने की टेंडेंसी, आयन बनाने की टेंडेंसी। गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो आयन कब बनेंगे? जब एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और ये कब पॉसिबल होगा? जब दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। गॉट इट? So what is meaning of ionic character? Tendency to form ions. When ions will form? When an atom loses electron and other gains electron. और ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफी ज्यादा होगा। क्लियर है? तो ये बेटा फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आयनिक कैरेक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और कंपटीशन में तो भर भर के इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन, इसके बाद कुछ और डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंपेयर आयोनिक कैरेक्टर, कंपेयर आयोनिक कैरेक्टर। अब देखो आपके पास 3 कंपाउंड है। जैसे पहला कंपाउंड है NaF। लेट मी चेक द क्वेश्चन। वन इज NaF, second is MgF2 and third is AlF3। आपके पास 3 कंपाउंड हैं और क्वेश्चन आया कि इन तीनों का आयनिक कैरेक्टर कंपेयर करो, कौन सा ज्यादा आयनिक है और कौन सा कम। ठीक है, तो मुझे क्या करना है? मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालना है। जिस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा तो आयनिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर? तो देख बेटा इनकी वैल्यूज जो होती है वो आप थोड़ा थोड़ा याद रखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ। देखो फ्लोरीन की 4.0 होती है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है। अब देखो सोडियम की होती है इट इज समथिंग 0.9, Mg की होती है 1.2 और Al की होती है 1.5। नाउ कैन यू टेल मी विच इज द मोस्ट आयनिक कंपाउंड? सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसमें होंगे? रिलेट करो, चेक इट, एनीवन सोचो। जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा, कैलकुलेट करो। यहाँ पे वेरी गुड, NaF इज करेक्ट आंसर। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकाल लो, बस सेपरेट कर लो। तो ये हो गया 4 माइनस 0.9, ये बन गया 3.1। दिस इज 4 माइनस 1.2, ये बन गया 2.8। इसमें निकालो डिफरेंस, 4 माइनस 1.5, दिस डिफरेंस इज 2.5। ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। वेरी वेरी इजी। क्लियर? अब बताओ किसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है? जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, दैट इज NaF सबसे ज्यादा आयनिक होगा। सेकंड MgF2, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है? 2.8। सबसे कम कौन हो जाएगा? AlF3। तो इट इज द लीस्ट आयनिक। गॉट इट? इसको नोट करें। एक और क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल आसान है बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस एग्जैक्टली वैल्यू निकाल के कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपको आइडिया है कि किसके ज्यादा है किसके कम है, तो उस आइडिया से भी आंसर कर सकते हैं। क्लियर? इसको नोट करें। तो ये सेकंड कंडीशन थी। पहली कंडीशन होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की टर्म में और दूसरी कंडीशन होती है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की टर्म में। तो यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो बॉन्ड बहुत आसानी से बन जाएगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर होगा। जैसे नेक्स्ट वन, जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस हम काम में लेंगे। इसमें तो हमने वैल्यू प्लेस कर करके वैल्यू रख रख के डिफरेंस निकाल के क्वेश्चन किया। अब देखो बेटा कॉमन सेंस से कैसे करते हैं।
Try this question. Compare, write down, compare ionic character. Same question है, compare ionic character. आपको ionic character compare करना है. एग्जाम्पल है आपके सामने, लिथियम फ्लोराइड LiF, सोडियम फ्लोराइड NaF, पोटेशियम फ्लोराइड KF, रुबिडियम फ्लोराइड RbF और सीजियम फ्लोराइड CSF. सबसे पहले आप बताएं कि किसका आयनिक करेक्टर कम होगा या किसका ज्यादा होगा. अपने कॉमन सेंस से डिफरेंस कैलकुलेट करना. देखो बेटा, फ्लोरीन का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबको पता है, 4.0. अब बाकी इनका हमें नहीं पता, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें नहीं पता है, बट हमें ऑर्डर पता है कि किसका ज्यादा होता है. एनीवन नोज व्हाट इज द ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? टॉप टू बॉटम आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? एनीवन? सर डिक्रीज. वेरी गुड, डिक्रीज होती है. क्लियर? कैसे? क्योंकि ये सारे ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं. ग्रुप 1 के एलिमेंट है. देखो, ली, ना, की, रब, से, फरियाद. याद है ये ट्रिक? लीना की, रब से, फरियाद. ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है. तो देखो, सबसे कम होगी सीजियम की और सबसे ज्यादा किसकी होगी? लिथियम की. गॉट इट? ये तो पता चल गया कि किसकी सबसे कम होगी और किसकी सबसे ज्यादा. लिथियम की सबसे कम होने वाली है और सॉरी, सीजियम की सबसे कम होने वाली है और लिथियम की सबसे ज्यादा, हाईएस्ट एंड लीस्ट. अब सोचो अच्छे से, कोई वैल्यू एज्यूम कर लो, जस्ट एज्यूम द वैल्यू और फिर डिफरेंस निकालो. कैन यू एबल टू आंसर नाउ? सोचो अब. सर सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा CSF में और सबसे कम वेरी Li. गुड, बिल्कुल सही. अब आपको वैल्यू नहीं पता फिर भी हम क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि हमें ऑर्डर पता है. सबसे कम होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीजियम की और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम की होगी. चलो कोई वैल्यू रख दो. यदि नहीं पता, कोई रैंडम वैल्यू उठा दो. जैसे इसको मैंने 2 मान लिया, ये 2 से कम है, ये और भी कम है, ये और भी कम है, और ये मान लिया 0.7. इसको हमने मान लिया 1. ठीक है, लिथियम की हमने 1 मान ली और हमें पता है टॉप टू बॉटम आने पे कम होगी और सबसे कम सीजियम की हो जाएगी. तो देखो अब डिफरेंस, सीजियम के केस में डिफरेंस क्या आया? 4 माइनस 0.7 दैट इज 3.3. काफी ज्यादा है. ठीक है, लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो डिफरेंस कम आएगा. कैलकुलेट करो, 4 माइनस 1.0 तो क्या हो गया बेटा? 3.0. ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि जिस मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा आ रही है उसका डिफरेंस कम आ रहा है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसका डिफरेंस ज्यादा है. क्लियर है? इसका मतलब सीजियम फ्लोराइड जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. फिर डिफरेंस इसमें कम आएगा, रुबिडियम थोड़ा कम है, फिर पोटेशियम है और फिर सोडियम फ्लोराइड है. लिथियम फ्लोराइड तो नहीं के बराबर आयनिक है, वेरी लेस आयनिक. गॉट इट? तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा. तो इस क्वेश्चन में हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर को रिलेट करके आयनिक बॉन्ड का करेक्टर कैलकुलेट किया. तो जब भी क्वेश्चन आए इस तरह के, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ आयनिक करेक्टर, तो कैसे करेंगे बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मोर विल बी आयनिक करेक्टर. गॉट इट? अब नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर लिखेंगे बेटा. डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पॉइंट कंटिन्यू है, इसमें लिखेंगे. राइट डाउन, no bond is 100% ionic. No bond is 100% ionic. याद रखना, कोई भी बॉन्ड जो होता है वो 100% आयोनिक नहीं होता. क्लियर? एक और करेक्टर आता है जिसको हम कोवेलेंट करेक्टर कहते हैं. 2 करेक्टर होते हैं, एक होता है आयनिक करेक्टर और दूसरा होता है कोवेलेंट करेक्टर. तो याद रखना बेटा, आयनिक करेक्टर कभी भी 100% नहीं. क्या लिखा हमने?
नो बॉन्ड इज 100% आयनिक, बट सारा जो करेक्टर है वो 100% होगा। ऑब्वियसली 100 से बाहर क्या होता है, जैसे क्लास के अंदर स्टूडेंट कुछ बॉयज होते हैं, कुछ गर्ल्स होती हैं, तो सभी का परसेंटेज निकालेंगे तो 100% से ज्यादा कुछ थोड़ी होगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो दोनों करेक्टर जो है उनका सम 100% होगा। नो बॉन्ड इज 100% आयनिक, बट द सम ऑफ परसेंटेज आयनिक करेक्टर प्लस परसेंटेज कोवेलेंट करेक्टर, इन दोनों करेक्टर का जो सम होगा बेटा ये 100% होगा। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या हुआ, यदि कोई आयनिक ज्यादा है, यदि कोई बॉन्ड आयनिक करेक्टर ज्यादा रखता है, तो उसका ऑब्वियसली कोवेलेंट करेक्टर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि दोनों का सम जो है वो तो 100 ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होना। क्लियर? जैसे मान लिया एक बॉन्ड में 60% आयनिक है, तो बताओ कोवेलेंट करेक्टर कितना होगा? 40%। 40%। इट इज 40% कोवेलेंट करेक्टर। तो हम इसको कैसे जज करेंगे कि ये बॉन्ड आयनिक ज्यादा है बट इसमें कोवेलेंट करेक्टर कम है? गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज द सिग्निफिकेंस। याद रखना बेटा, ये जो आयनिक करेक्टर होता है इसकी वैल्यू 100% कभी भी नहीं आएगी। गॉट इट? अब नेक्स्ट पॉइंट, ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसके लिए एक साइंटिस्ट ने फॉर्मूला दिया था। गेटिंग माय पॉइंट? क्या है वो फॉर्मूला, उसको नोट करें। दैट इज हैनी स्मिथ फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू हैनी स्मिथ नाम का एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने आयनिक करेक्टर निकालने का फॉर्मूला बताया। तो ये क्या बताते बेटा, जैसे एक बॉन्ड है, बहुत ही आसान फॉर्मूला है, देखो एक बॉन्ड है ए और बी के बीच में। किसके बीच में? ए एटम और बी एटम के बीच में। तो हैनी स्मिथ बताते हैं कि इन दोनों के बीच में आयनिक करेक्टर कितना होगा। क्लियर? तो व्हाट इज दैट फॉर्मूला? राइट डाउन। अकॉर्डिंग टू हैनी स्मिथ, परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू 16 डेल्टा प्लस 3.5 डेल्टा स्क्वायर। ये होता है हैनी स्मिथ का फॉर्मूला। अब बात आएगी कि डेल्टा क्या है सर, व्हाट इज डेल्टा? तो बेटा डेल्टा होता है इन दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। गेटिंग माय पॉइंट? तो व्हाट इज डेल्टा हियर? इसको मेंशन करें, डेल्टा इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। गेटिंग माय पॉइंट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, दोनों का डिफरेंस निकाल ली। ये होता है हैनी स्मिथ फॉर्मूला। गेटिंग माय पॉइंट? तो ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं बेटा, इसको आप दिमाग में रखना कि एग्जामिनर आपको कैलकुलेशन नहीं देगा। ज्यादातर क्वेश्चन ट्रिकी होंगे कुछ इस तरीके जो हमने ऑर्डर निकाले। तो ऑर्डर के लिए तो बात याद हो गई होगी कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा आयनिक करेक्टर होगा। ठीक है? ये बात की बातें हैं कि कोई भी बॉन्ड 100% तो आयनिक होता नहीं, दोनों का सम आयनिक और कोवेलेंट दोनों का सम 100 होता है। यदि कोई आयनिक ज्यादा है तो कोवेलेंट कम होगा, और आयनिक कम है तो कोवेलेंट ज्यादा होगा। क्लियर? इसके बाद आते हैं साइंटिस्ट हैनी स्मिथ, ये बताते हैं कि इस बॉन्ड में कितना आयनिक करेक्टर होगा। तो एक आसान सा फॉर्मूला है 16 डेल्टा प्लस 3.5 डेल्टा स्क्वायर। अब डेल्टा का मतलब होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम। गॉट इट? जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करें तो राइट डाउन, इसी से रिलेटेड है। कैलकुलेट परसेंटेज आयोनिक करेक्टर इन CSF, सीजियम फ्लोराइड। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में दे रहा हूं। सीजियम की होती है बेटा 0.7 और फ्लोराइड की होती है 4.0।
दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गिवन है, बताओ फॉर्मूला अप्लाई करके क्या आ रहा है आंसर। जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? परसेंटेज आयोनिक करेक्टर अकॉर्डिंग टू हैनी स्मिथ इज इक्वल टू 16 डेल्टा प्लस 3.5 डेल्टा स्क्वायर। क्लियर? अब बात आई डेल्टा क्या होता है। डेल्टा इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। अब आप बोलोगे कि सर डिफरेंस तो नेगेटिव आ रहा है, तो बेटा हमें नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं, हमें मतलब है डिफरेंस से। तो डिफरेंस क्या होगा बेटा? मॉडुलस लगा दो। और आपको याद होगा कि मॉडुलस एक ऐसा टूल है, यदि नहीं पता तो उसको देखें, ये मैथ के अंदर आता है, बहुत आसान है। इसके अंदर कुछ भी डालो प्लस बन के निकलता है। जैसे यदि 2 डालें 2 वैल्यू रखें तो 2 मिल जाएगा, -2 डालेंगे तो भी 2 मिलेगा, यदि 4 रखें तो वैल्यू 4 ही रहेगी, और -4 रखें तो भी +4 मिलेगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो हमें साइन से मतलब नहीं है, हमने डिफरेंस का मॉडुलस लिया है तो पॉजिटिव होगा। तो डिफरेंस कैलकुलेट किया, ये बन गया 4 - 0.7, तो आंसर आया 3.3। ये मेरे पास डेल की वैल्यू आ गई। नाउ आई विल पुट इन दिस डायरेक्ट फॉर्मूला। तो क्या बन जाएगा? दिस इज 16 मल्टीप्लाई बाय 3.3 प्लस 3.5 इंटू 3.3 का होल स्क्वायर, लाइक दैट। कैलकुलेट करके बताओ क्या आ रही है वैल्यू, एनीवन? बिल्कुल आसान है, जस्ट डू द कैलकुलेशन। यू कैन यूज द कैलकुलेटर, यू कैन, यदि टफ लग रही है तो यू सर कैन यूज। 56.26। नहीं बेटा इतनी कम आएगी, इतनी कम नहीं आएगी, फिर से चेक करो, कैलकुलेटर से भी गलती। सर 90.195। हाँ हाँ हाँ, इतना चलेगा, इसके करीब है बेटा। अगम आप एक बार फिर से चेक करो। बाकी Yes, sir. किसी ने कैलकुलेट किया और किसी ने सर 90.91। 90.1 समथिंग। 90 इज करेक्ट, मतलब 90 के आसपास आ सर रही है। 90.9। ओके 90 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 90 मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट, ठीक है। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन भी कभी कभार पूछ लेते हैं बेटा। ये जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, फिर से बता रहा हूँ, ये इतने कॉमन नहीं है। जो ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है वो आपको ऑर्डर पूछेंगे कि ये कंपाउंड है, इन पे आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ। तो बहुत ही आसान है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकाल लो, जिसमें डिफरेंस ज्यादा है उसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक है? फिर ये थोड़ा ज्ञान की बातें हैं, कभी कभार कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस तरह के ऑप्शंस में मिल जाते हैं कि क्या किसी का आयनिक कैरेक्टर 100% हो सकता है? नहीं, किसी का भी आयनिक कैरेक्टर 100% नहीं होगा, बट दोनों का सम 100 हो सकता है। आयनिक प्लस कोवेलेंट 2 कैरेक्टर होते हैं, दोनों का सम 100 हो सकता है। तो ये थोड़ा सा ऊपर की बातें हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर ये फॉर्मूला एक हैनी स्मिथ नाम के साइंटिस्ट बताते हैं कि आयनिक कैरेक्टर हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, बट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितने पीछे के कॉन्सेप्ट। क्लियर? अब एक इंपॉर्टेंट नोटिस लिखो, राइट डाउन नोट, कि ये जो कंपाउंड हमने निकाला है बेटा CSF, गेटिंग माय पॉइंट, CSF, ये जो CSF है इससे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसी का नहीं होता। आप बना के चेक कर लेना, कोई भी कंपाउंड का आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट करके क्रॉस चेक कर लेना। The cesium fluoride is having highest ionic character. This is very important point. सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होता है CSF का, इसको नोट करें, स्टार मार्क करें, राइट डाउन CSF, इसका नाम है cesium fluoride. It is having highest ionic character among all compounds. इसलिए हमने इसी का निकाला था बेटा, इसी का आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट किया था, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आयनिक होता है। Note it down. So up to this, any doubt?
तो वेरी बेसिक डिस्कशन, एनी डाउट अप टू दिस, बताइए। नो सर। ओके फाइन, आगे बढ़े फिर। देखो पहला कंडीशन हमने देखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन की टर्म में, क्या सीखा वहां पे, जिस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 होंगे वो कैटायन बनाएंगे, जिस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6 या 7 होंगे वो एनाइन बनाएंगे। दूसरा कंडीशन, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो आयनिक बॉन्ड का बनना आसान होगा। मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस easier is the ionic bond formation। अब बेटा तीसरी कंडीशन होती है एनर्जी की टर्म में, क्लियर। तो ये सारी हम आयनिक बॉन्ड की कंडीशंस देख रहे थे। नाउ थर्ड कंडीशन, दैट इज ओवरऑल लोअरिंग ऑफ एनर्जी। तो बेटा आपको याद होगा कि सिस्टम जो है अपनी एनर्जी कम ही करेगा, कभी भी नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि जब जब उसकी एनर्जी कम होगी तो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। So let us discuss the third condition in terms of energy। एनर्जी की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, बहुत आसान है बट ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट है ओवरऑल लोअरिंग ऑफ एनर्जी, ओवरऑल लोअरिंग ऑफ एनर्जी, इसको ध्यान से समझेंगे। लेट अस कंसीडर एग्जांपल ऑफ आयनिक कंपाउंड। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मैंने NaCl का फॉर्मेशन देखा। लेट अस कंसीडर फॉर्मेशन ऑफ NaCl सॉलिड। सोडियम क्लोराइड को समझते हैं, ये कैसे बनता है एक्चुअल में। बेटा हमें तो लगता है कि सोडियम क्लोरीन के पास में आएगा और दोनों जुड़ जाएंगे तो आयनिक बॉन्ड बन जाए। असल में ऐसा नहीं होता, ये 3 स्टेप का प्रोसेस होता है। गेटिंग में पॉइंट, 3 स्टेप प्रोसेस। देखो ये तो पता होगा सभी को कि इस NaCl के अंदर जो सोडियम है इस पे +1 चार्ज है और क्लोरीन पे -1 चार्ज है, +1 -1, इसीलिए ये आयन है और ये आयनिक बॉन्ड है। गॉट इट। अब ध्यान से देखेंगे, सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, कैसे बनता है ये NaCl। सबसे पहले स्टेप में बेटा ये जो सोडियम है इसमें से मुझे इलेक्ट्रॉन हटाना होगा, इलेक्ट्रॉन हटाना होगा। अच्छा मुझे बताओ कि जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में एनर्जी लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, किसने चैप्टर 3 पढ़ा था। व्हाट इज द एनर्जी कोल्ड रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, एनीवन। तो जो याद करो, व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। वेरी गुड, आयोनाइजेशन एनर्जी, बिल्कुल सही। व्हाट इज बेटा ये जो चैप्टर 3 का कॉन्सेप्ट है, आई होप सभी ने वो रिकॉर्डिंग देख ली होगी, बट स्टिल किसी ने नहीं देखी है तो जस्ट कंप्लीट द रिकॉर्डिंग ऑफ चैप्टर 3, उसके बाद मुझे इंटीमेट कीजिए, आई विल सेंड द फर्दर रिकॉर्डिंग। बिल्कुल सही है बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो सोडियम को Na+ में ले जाने के लिए मुझे एक एनर्जी देनी पड़ेगी जिसका नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते थे, IE। कौन सी एनर्जी है, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी देंगे उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो ये Na+ तो बन गया, अब क्या बनाना है, Cl-। क्या बनाना है, Cl-। Cl- कैसे बनेगा, इस Cl को एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, Cl को एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तब जाके ये Cl- बनाएगा, वो भी गैस के साथ। ठीक है, अच्छा ये किस किस को याद है कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो कौन सी एनर्जी रिलीज होती है, एनीवन। What is the energy called if we add an electron to the outermost shell? Electron affinity, isn't it? अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करने में एनर्जी रिलीज होगी बेटा, और उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर।
तो जो एनर्जी देनी पड़े उसको प्लस से डिनोट करते हैं और जो एनर्जी निकले उसको माइनस से डिनोट करते हैं। माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका आप फुल फॉर्म लिख के जाएं। ये होती है बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी। तो काफी आपके पुराने कॉन्सेप्ट साथ साथ कवर होते जाएंगे। ये होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये क्लियर हुआ, आयोनाइजेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगी, इसलिए ये प्लस लिखा। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन के ऐड करने में जो रिलीज होगी, इसलिए हमने इसको माइनस लिखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तक इन दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं बना है, अभी आयन बने हैं। तीसरे स्टेप में क्या होगा बेटा, ये जो Na+ है ये क्लोरीन को न्योता देगा कि मेरे से आके एक बॉन्ड बनाओ, और वो भी आयनिक बॉन्ड। तो ये क्लोरीन जो है ये सोडियम क्लोराइड का कंपाउंड बना के एक आयनिक बॉन्ड बना दी। गेटिंग माय पॉइंट नाउ, Na will come close to the chloride to form a bond। अब इनके बीच में एक आयनिक बॉन्ड बनेगा, और आपको याद होगा जब जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग के। A bond formation is always accompanied by the release of energy। तो जब जब बॉन्ड बना तब तब एनर्जी रिलीज हुई। क्लियर, तो यहाँ पे भी एक एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। बेटा ये यू क्या है, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्लियर। एक बार ब्रीफली देखो फिर से, सोडियम को Na+ में ले जाने के लिए इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ा, आयोनाइजेशन देनी पड़ी, इसलिए ये प्लस है। Cl को Cl- में बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एनर्जी रिलीज हुई, इसलिए ये माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, अब दोनों के बीच में अट्रैक्शन आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, इसका नाम है बेटा लैटिस एनर्जी। क्या नाम है, लैटिस एनर्जी। अब बी प्रैक्टिकल, कौन सी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, कौन सी कम होनी चाहिए, क्या फेवरेबल कंडीशन बनेगी, तो वो एक प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल से सीख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई केमिकल प्लांट डाला, या फिर और प्रैक्टिकल चले तो मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया। क्लियर, तो बिजनेस के अंदर मैं क्या चाहूंगा कि मेरा इनपुट कम हो, जो मेरे घर से लग रहा है वो कम लगे, और आउटपुट ज्यादा हो, जो मुझे मिल रहा है वो ज्यादा से ज्यादा मिले। इजंट इट, बिजनेस के अंदर सबसे पहले देखा जाता है कि इनपुट कम से कम जाए और आउटपुट ज्यादा से ज्यादा मिले। ऐसा ही आयनिक बॉन्ड में हमें देखना है। अब देखो फेवरेबल कंडीशन देखते हैं। हमें ये तो पता चल गया कि कौन सी एनर्जी लगी और कौन सी रिलीज हुई। तो सबसे पहला बताओ बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कम होना चाहिए कि ज्यादा? सोचो उसी एग्जांपल से रिलेट करके। एनीवन? ज्यादा। फिर से सोचो, आयोनाइजेशन बेटा हमें देनी पड़ रही है, बताओ इनपुट कम होना चाहिए कि ज्यादा? सर कम। सर कम। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। आयोनाइजेशन हमारे घर से लग रहा है, मतलब हमें देना पड़ रहा है, तो जो चीज इनपुट दें वो कम होनी चाहिए। दैट मीन फेवरेबल कंडीशन क्या होगी आयोनाइजेशन की टर्म में, आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो, शुड बी लो, ताकि थोड़ा सा एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन निकल जाए। ठीक है, दूसरी कंडीशन अच्छे से सोच के बताएंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा रिलीज हो रही है, जब इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की टर्म में इट शुड बी लो और हाई? सर हाई। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये रिलीज हो रही है। आउटपुट जो है हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा मिले, तो ये एनर्जी रिलीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड बी हाई, शुड बी हाई। अच्छा, तीसरी लैटिस एनर्जी की टर्म में एनीवन? जल्दी से, लैटिस एनर्जी की वैल्यू, ये भी रिलीज हो रही है अट्रैक्शन आने के कारण। लैटिस एनर्जी का साइन देखो बेटा, नेगेटिव है, और लैटिस एनर्जी भी रिलीज हो रही है।
तो जो एनर्जी रिलीज होती है आउटपुट क्या होना चाहिए, ज्यादा, तो लेटिस एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, हाई। लेटिस एनर्जी शुड बी हाई। तो बस दैट्स इट। तो ये 3 कंडीशन हो गई आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की। एक बार ब्रीफली देखें तो सबसे पहले हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट किया था, वहां से हमें पता चला कौन सा एटम कैटाइन बनाता है, कौन सा एनाइन। क्लियर। उसके बाद हमने सेकंड कंडीशन डिस्कस की बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है उतना आसान आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तीसरी कंडीशन हमने सीखी ओवरऑल लोअरिंग ऑफ द एनर्जी, मतलब सिस्टम की एनर्जी सबसे कम हो, क्योंकि एनर्जी कम होगी तभी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और वही तो हमारा अल्टीमेट मोटो है। ठीक है। तो बेटा हमने सीखा 3 एनर्जी इन्वॉल्व होती है एक बॉन्ड के फॉर्मेशन में। पहली होती है आयोनाइजेशन, ताकि इलेक्ट्रॉन निकल के कैटायन बन जाए। दूसरी होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा, तीसरा होती है जब आयन पास में आके बॉन्ड बनाते हैं, उसको कहते हैं लैटिस एनर्जी। गॉट इट? उसको क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी। ठीक है, वो भी रिलीज होती है। तो जो इनपुट जाए वो कम होनी चाहिए और जो आउटपुट है वो ज्यादा हो, इसलिए आयोनाइजेशन कम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा और लेटिस भी ज्यादा। गॉट इट? अब बात आती है ये एनर्जी है क्या। तो बेटा आयोनाइजेशन तो हम चैप्टर 3 में भी पढ़ चुके हैं, और आज के भी लेक्चर में मैंने 2-3 बार बता दिया है कि आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जिससे हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड द रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल। एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो कितनी एनर्जी देनी पड़ी, वो है आयोनाइजेशन। दूसरी थी बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, द एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। जब एक गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, वही है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब तीसरी है लैटिस एनर्जी। ये हम पहली बार सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, तो इसको डिफाइन कर लिया जाए। राइट डाउन लैटिस एनर्जी। ये बेटा पता होना चाहिए कि लैटिस एनर्जी क्या होती है। शॉर्ट फॉर्म में इसको एल ही लिखते हैं और कभी कभार हम इसको यू से भी डिनोट कर देते हैं। नोटेड? राइट डाउन लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी क्या है, इसको 2 तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। पहला तरीका, द एनर्जी रिलीज, क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। द एनर्जी रिलीज व्हेन गैसियस आयन कंबाइन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ कंपाउंड। क्या है लैटिस एनर्जी, जब 1 मोल NaCl का कंपाउंड बना तो कितना एनर्जी रिलीज हुई, दिस इज लैटिस एनर्जी। गॉट इट? तो राइट डाउन द एनर्जी रिलीज, the energy released when gaseous ion combines to form 1 mole of ionic compound। अच्छा, ये मोल सबको आइडिया होगा बेटा, मोल क्या होता है, किसी को याद है 1 मोल का मतलब कितने पार्टिकल, एनीवन? 6.023 into 10 raised to power 23 particles। वेरी गुड। 1 मोल का मतलब 6.023 into 10 raised to power 23 पार्टिकल। ठीक है, तो ये हमने चैप्टर 1 में डिटेल में किया है, तो नो नीड टू वरी, वो चैप्टर आप जब पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी के लिए देखो, लैटिस एनर्जी क्या हुई, जब आप 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनाओगे तो कितना एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज लैटिस एनर्जी। गॉट इट? अब काफी बार एग्जाम्स में बेटा लैटिस एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि ये लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करती है। बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन है, एक फॉर्मूले से क्लियर हो जाएगा। नाउ व्हाट इज दैट फॉर्मूला, तो नोट करें, लैटिस एनर्जी इज इक्वल टू के क्यू प्लस क्यू माइनस डिवाइडेड बाई आर। बहुत सिंपल है। यू क्या है, लैटिस एनर्जी,
K इज कांस्टेंट। Q प्लस का मतलब है बेटा कैटायनिक चार्ज, कैटायन पे कितना चार्ज है। Q माइनस का मतलब है एनायनिक चार्ज, एनायन पे कितना चार्ज है। R का मतलब कैटायन और एनायन के बीच में कितनी डिस्टेंस है। नोट करें सबको। Q प्लस मीन्स कैटायनिक चार्ज, Q minus means anionic charge. Further, R means distance. Distance between cation and anion. Cation and anion. ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आपको दो फैक्टर मिल रहे हैं, एक है चार्ज और दूसरा है डिस्टेंस। तो बेटा K तो कांस्टेंट हो गया, K से तो हम रिलेट नहीं कर पाएंगे, isn't it? So can you tell me कि चार्ज से कैसे रिलेटेड है लैटिस एनर्जी। इस फॉर्मूले को देख के बताओ, या फिजिक्स में पढ़ते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो कैन यू रिलेट द U विथ चार्ज। यदि चार्ज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी। एनीवन सोचो जरा। सर इंक्रीज। वेरी गुड, इंक्रीज होगी। दिख रहा सभी को, क्योंकि लैटिस एनर्जी चार्ज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे लैटिस एनर्जी बढ़ेगी। गॉट इट। दूसरा, कैन यू रिलेट इट विद डिस्टेंस। डिस्टेंस से कैसे रिलेटेड है। एनीवन। सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बिल्कुल सही है। तो लैटिस एनर्जी बेटा जब डिस्टेंस बढ़ेगी कैटायन और एनायन के बीच में तो लैटिस एनर्जी कम होगी, यदि डिस्टेंस कम होगी तो लैटिस एनर्जी बढ़ जाएगी। गॉट इट। तो इसको नोट करें, राइट डाउन, नोट करके लिखें, राइट डाउन। The lattice energy is directly proportional to the lattice energy is directly proportional to the charges. Lattice energy is directly proportional to the charges, but inversely proportional to the distance between two ions. Inversely proportional to the distance between two ions. ये बात क्लियर हुई सभी को। यदि चार्ज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी बढ़ेगा, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगा, क्योंकि चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। गॉट इट, नोट इट डाउन। बेटा यहां तक कोई डाउट बताइए, किसी को कोई डाउट। एनी डाउट। सर यस बेटा बताइए। सर जो फर्स्ट एग्जांपल था NaCl का, तो उसमें हमें Na की गैशियस फॉर्म ली और Cl की भी गैशियस फॉर्म ली, तो फिर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी डिपेंड होता है कि वो गैशियस से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा या फिर किसी और फॉर्म। नहीं, ये आप याद रखें कि ये जो आयन है ये गैसियस स्टेट के ही होने चाहिए। जैसे आप आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन बताओ क्या होती है। क्या होती है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी कब डिफाइन होती है? जब आपका एटम आइसोलेटेड हो और वो गैसियस हो, इजंट इट? तो इसीलिए आयोनाइजेशन को डिफाइन करने के लिए मुझे गैसियस Na में से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ा। यदि सोडियम, बिल्कुल सही डाउट है आपका बेटा, सोडियम जो होता है वो सॉलिड स्टेट में ही होता है। आपने देखा भी होगा सोडियम आयन लेबोरेटरी के अंदर, नहीं देखा है तो बेटा ये सोडियम काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसको केरोसिन के अंदर रखते हैं। एक पीला कलर का सब्सटेंस होता है, इट इज ए येलो कलर सब्सटेंस, येलो कलर का सॉलिड होता है। इसको केरोसिन के अंदर इसलिए रखते हैं क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है। केरोसिन में रखेंगे तो रिएक्शन नहीं करेगा। अब बात आई कि सोडियम सॉलिड में से इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकाला। बेटा ये जो बॉन्ड बनेगा ये गैसियस आयन कंबाइन होंगे तभी इलेक्ट्रॉन बनेगा। जब गैसियस आयन कंबाइन होंगे तभी बॉन्ड बनेगा। अब इसका मतलब हमें इलेक्ट्रॉन भी गैसियस से निकालना है,
और जब गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है तभी हम आयोनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करते हैं। इसका मतलब इससे पहले भी एक स्टेप रहा होगा। क्या था वो स्टेप? जब हमने सोडियम सॉलिड को किसमें कन्वर्ट किया? सोडियम गैस में। दैट वाज द अर्लियर स्टेप। इससे पहले भी एक स्टेप हुआ जिसमें हमने किसको किसमें कन्वर्ट किया बेटा? सोडियम को गैसियस के अंदर। गॉट इट? इसके बाद फिर हम गैसियस आयंस बनाते हैं। गॉट इट? यस सर। फाइन। याद रखना हमेशा बेटा, जब लेटिस एनर्जी रिलीज होकर आयनिक बॉन्ड बनेगा तो लास्ट स्टेप में हमेशा गैसियस आयन ही मौजूद होंगे, लाइक दैट। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे सीखने को मिल गई कि किसी भी सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी लगती है। किस किस को याद है? एनीवन? सोचो जरा। अच्छा, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब हम एक सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड में बाईपास किए, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं करना, डायरेक्ट सॉलिड से सर सब्लिमेशन। वेरी गुड, सब्लिमेशन। तो इस एनर्जी को बोल देते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं नया। क्लियर? एग्जैक्टली, सब्लिमेशन। तो बेटा जब सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना है तो मुझे कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी? सब्लिमेशन एनर्जी। दैट्स इट। यहाँ पे जो कन्वर्जन में एनर्जी लगेगी इसका नाम होगा सब्लिमेशन एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ गिवन सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस पे। गॉट इट? तो यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए किसी को। एनी डाउट अप टू दिस? लेटिस एनर्जी याद रखना है। ये वाला क्वेश्चन बेटा जेई मेन में पूछा जा चुका है। दैट क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जेई मेन एग्जाम, जिसको एक जमाने में AIEEE कहा जाता था। राइट नाउ इट इज नोन एज जेई मेन। ये इंजीनियरिंग एंट्रेंस का क्वेश्चन है, बट नीट में भी पूछे जा सकता है। दैट इज ऑल्सो टॉपिक रिलेटेड टू नीट एग्जाम। क्लियर? तो लेटिस एनर्जी किन दो बात पे डिपेंड करेगा? चार्ज पे डिपेंड करेगा और साइज पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे। चार्ज ज्यादा होगा तो लेटिस ज्यादा होगा, और साइज ज्यादा होगा तो लेटिस कम होगा। एक एग्जाम्पल। तो उस एग्जाम्पल में बेटा एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं था कि लेटिस एनर्जी कंपेयर करो, उसमें तो बस इतना सा पूछा गया था किस किस पे डिपेंड करता है। तो ये तो इस फॉर्मूले से ही याद हो गया। एक तो चार्ज पे डिपेंड करेगा और दूसरा डिस्टेंस। आयनिक बॉन्ड काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वी आर गिविंग इट एज लास्ट टाइम। इसको हम काफी ज्यादा टाइम दे रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग। चलिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन। Who will tell me the correct answer? Write down. Compare lattice energy. Compare lattice energy. बेटा सबसे पहले आपके पास है लिथियम क्लोराइड और एक है आपके पास लिथियम क्लोराइड। क्या आप बता सकते हैं किसमें लेटिस एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी और किसमें कम? बताइए, सोचिए। आपके पास कॉन्सेप्ट है चार्ज और डिस्टेंस का, तो डिपेंड ऑन चार्ज एंड डिस्टेंस। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दोनों में चार्ज बराबर है। लिथियम फ्लोराइड में देखें बेटा, लिथियम +1 है, इसका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जब आप आयनिक बॉन्ड बनाओगे तो आपको दिख जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन लीव करेगा। ये एक लेगा इसलिए -1, अगेन ये एक देगा +1, एक लेगा तो -1। चार्ज तो बराबर है। इसका मतलब चार्ज से हमें पता नहीं चलेगा, हमें डिस्टेंस से पता चल जाएगा। देखो, कैन यू टेल मी आउट ऑफ फ्लोरीन एंड फ्लोरीन विच इज लार्जर? बताइए जल्दी से। एनीवन? फ्लोरीन। क्लोरीन बड़ा है। क्लियर? ये तो सभी को पता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो, क्लोरीन बड़ा है तो क्लोरीन का आयन भी बड़ा ही होगा। सही बात है। क्लोरीन 4th पीरियड का है कि थर्ड पीरियड का? क्लोरीन 2nd पीरियड का। इसमें 2 ही सेल हैं न्यूक्लियस के अलोंग। इसमें 2 ही सेल है न्यूक्लियस के अराउंड, और इसमें बेटा 3 सेल है। तो दिख रहा है ये तो बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब क्लोरीन बड़ा है। लिथियम तो दोनों में सेम ही रहेगा, isn't it?
अब ऐसा थोड़ी होता है कि हम जम्मू में है तो हमारी साइज छोटी है, या राजस्थान में चले गए तो साइज बड़ी हो गई। हमारी साइज तो फिक्स ही रहेगी। दैट मीन्स लिथियम की साइज फिक्स ही रहेगी, चाहे वो फ्लोरीन के साथ हो चाहे वो क्लोरीन के साथ। ठीक है, देखो बना लेते हैं। ये लिथियम है और ये है बेटा फ्लोरीन, ये फ्लोरीन है। यहाँ भी मैंने लिथियम बनाया, ये है लिथियम Li+ क्लोरीन है। क्लोरीन फ्लोरीन से बड़ा है, लिथियम तो दोनों केस में बराबर ही। ये देखो आई बात समझ, ये दोनों की न्यूक्लियस है, ये लिथियम की न्यूक्लियस है, ये फ्लोरीन की है, ये लिथियम की है, ये क्लोरीन की। तो बताओ बेटा R जो है दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये रहा R, मान लिया R1, ठीक है। लिथियम और फ्लोरीन के बीच की दूरी R1, लिथियम और क्लोरीन के बीच की जो डिस्टेंस है मान लिया ये R2 है। बताओ कौन बड़ा, R1 की R2, देख के बताओ विच इज लार्जेस्ट, R1 और R2? R2 बड़ा है, वेरी गुड। R2 बड़ा है तो बेटा बताओ लेटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? डिस्टेंस से कैसे रिलेटेड है? डिस्टेंस से इनवर्सली रिलेटेड है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे दो आयन के बीच की दूरी बढ़ेगी तो लैटिस कम होगी। तो बताओ इन दोनों में लैटिस किसकी ज्यादा होगी? सर लिथियम फ्लोराइड। वेरी गुड। यहाँ पे R1 बड़ा है R2 से, और हमें पता है बेटा जैसे जैसे R का वैल्यू बढ़ता है लैटिस एनर्जी कम होता है। तो इसका उल्टा लिख दिया था हमने, R2 बड़ा है R1 से, उसको करेक्ट करें। ठीक है, तो R2 बड़ा है, डिस्टेंस ज्यादा है तो लैटिस कम होगा, और डिस्टेंस कम है तो लैटिस ज्यादा होगा। तो बिल्कुल सही है। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी? लैटिस एनर्जी बेटा लिथियम फ्लोराइड की लिथियम फ्लोराइड से ज्यादा होगी। दैट्स इट। इज इट क्लियर टू यू और एनी डाउट? सर यस बेटा। सर हम इनके बीच का डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ से भी कंपेयर कर सकते हैं? हाँ बेटा, इसी को बॉन्ड लेंथ कहा जाता है एक्चुअल में। दिस इज बॉन्ड लेंथ ओनली। ये जो डिस्टेंस है ना, बॉन्ड टू बॉन्ड डिस्टेंस मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, इसका सेंटर से लेके इसके सेंटर की डिस्टेंस, इसके सेंटर से इसके सेंटर की डिस्टेंस। तो ये इनडायरेक्टली बॉन्ड लेंथ ही बेटा, डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन इज द बॉन्ड लेंथ। तो एक्जेक्टली वी कैन कंपेयर इट विद बॉन्ड लेंथ, यही बॉन्ड लेंथ है एक्चुअल में। क्लियर? हमने बॉन्ड लेंथ टर्म इसलिए नहीं लिखा ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो कि बॉन्ड लेंथ यहाँ पे क्या आ गया। यू नो ऑलरेडी बॉन्ड लेंथ, बट स्टिल इट इज कन्वीनियंट फॉर अस। बॉन्ड लेंथ हम बाद में सेपरेटली डिस्कस करेंगे। क्लियर? अल्टीमेटली इट इज बॉन्ड लेंथ। तो एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट, बताइए। नो सर। फाइन। सो who is attending the class today? सहज, सुवेनी, मुंतजिर, जगप्रीत, अहद, अगम, आदित्य। फाइन, नो डाउट। चलिए तो बेटा नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि आयनिक बॉन्ड के कंपाउंड कौन से होते हैं। व्हाट आई मीन टू से, आयनिक बॉन्ड के एग्जांपल, आयनिक कंपाउंड के एग्जांपल। हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे आयनिक बॉन्ड है, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड है। तो कल हम कुछ ट्रिक डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द एग्जांपल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, इनकी रिएक्शन फास्ट होगी कि स्लो होगी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। So for today, just revise this, make proper notes, and if you have any doubt, just leave your doubt on WhatsApp. Clear? आप WhatsApp पे उसको सेंड करिए और वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। यदि आपको वहीं पे क्लियर नहीं होता तो we will let that doubt to the class, उसको क्लास में लाके एक्सप्लेन करो। Got it? Thank you. Have a nice day. Thank you, sir. Thank you.